हेलो, हाय एंड वेलकम टू माय चैनल मूडी मैथ्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ महीने बाद 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिन बच्चों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और वो रिवीजन में लगे हुए हैं, ये अच्छी बात है। और जिन्होंने अभी तक रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है, प्लीज़ अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इनमें हम 10th क्लास की मैथ का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करते जाइए और एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो कोशिश करना ज़रूरी है और उसकी शुरुआत करना ज़रूरी है। कोशिश से मुझे एक कविता याद आई जो मिस्टर हरिवंश राय बच्चन और सोहनलाल द्विवेदी दोनों की कही जाती है। ठीक है, विवाद है, चलते रहते हैं। तो कविता कुछ इस तरह से है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ओके, तो कोशिश करते रहिए, आपकी हार नहीं होगी और सफलता एक दिन आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो है चैप्टर 3 पार्ट 1 यानी कि इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ओके, तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है लीनियर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल का मतलब क्या है। लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि हमारा जो वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है? लीनियर इक्वेशन का मतलब है जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर हमारी या डिग्री हमारी कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है, डिग्री हमारी इसमें कितनी होनी चाहिए? डिग्री होनी चाहिए 1। ठीक है, जितने भी वेरिएबल हमारे इस्तेमाल हों उनकी डिग्री हमारी 1 होनी चाहिए, यानी उनके ऊपर पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है? देखिए, वेरिएबल्स हमारे जितने भी ए टू जेड जो भी आप लिख ले वो सब वेरिएबल है। एक्स वाई जेड एल एम एन। ठीक है, अब कुछ भी ले ले ये सब वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, पता नहीं होती। ठीक है, हम कुछ भी रख सकते हैं, उसमें पुट कर सकते हैं, उन्हीं को हम वेरिएबल्स कहते हैं। अब टू वेरिएबल्स का मतलब है कि हम यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल का इस्तेमाल ना करें, टू वेरिएबल का इस्तेमाल करें। ठीक है, वन वेरिएबल वाले कौन से होते हैं पहले मैं वो बता देता हूँ। वन वेरिएबल वाले होते हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, x प्लस 3। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई, ये हो गई वन वेरिएबल वाली। ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर जो पावर है इसकी x की वो कितनी है? 1। ओके, अब टू वेरिएबल का मतलब है जब यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है तो हम दो एक और वेरिएबल इस्तेमाल कर लें, वही हमारा टू वेरिएबल हो गया। ठीक है, टू वेरिएबल का मतलब हो गया हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिए दो वेरिएबल। जैसे एग्जाम्पल एक, एक्स प्लस वाई प्लस 4। ठीक है, अब ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। हम इसे इक्वल टू जीरो के बराबर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, आप इसको भी जीरो के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टू वेरिएबल वाली हो गई। देखिए इनमें पावर जो है दोनों वेरिएबल की कितनी है? 1। 1 है ना, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। और वेरिएबल हमारे यहाँ पर कितने हैं? 2, एक्स एंड वाई। ये तो हमारा क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ वेरिएबल तो है नहीं, वेरिएबल हमारे कौन से हैं? दो, एक्स एंड वाई, जिनकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो ये हो गया हमारा टू वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हमें कई सारे टर्म्स सीखने हैं और जानने हैं। ठीक है,
हम ज़्यादातर जब एग्जाम्पल में देते हैं या लीनियर इक्वेशन की एक एग्जाम्पल देते हैं तो नॉर्मली हम ऐसे देते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें हमारे दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है एक्स, एक वेरिएबल है वाई। ठीक है, इन वेरिएबल्स के आगे जो ये ए बी या ये सी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, ये सब क्या है, ये है कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट या कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये सब कॉफिशिएंट हैं, ए बी एंड सी। ए हमारा किसका कॉफिशिएंट है, ए हमारा कॉफिशिएंट है एक्स का। ठीक है, बी हमारा किसका कॉफिशिएंट है, बी हमारा है वाई का, और सी हमारा क्या है, कॉफिशिएंट क्या कांस्टेंट दोनों कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो एग्जैक्ट वैल्यू हमें इस रिलेशन से मिलने वाली है। अब हम आगे चलते हैं, इनमें कुछ टर्म यूज होती हैं जैसे कि पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पेयर्स का मतलब है युग्म। ठीक, अब उन पेयर्स को हम तीन भागों में बांट देते हैं, जैसे कि पहला होता है कंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट पेयर और डिपेंडेंट पेयर। देखिए कुछ चीजें आप ध्यान रखिए, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले अगर दोनों ही ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि मैं जो इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ वो हिंदी वालों को समझ में ना आए। ठीक है, ओके। टू वेरिएबल वाला अगर मैंने लिखा है तो हिंदी में से क्या कहेंगे, दो चर। ठीक है, दो चर वाले, दो चर, दो चर सही, चर कहते हैं वेरिएबल को, क्या कहते हैं, चर। गाय घोड़े वाला चरना नहीं, चर। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है रैखिक, रैखिक। ठीक है, और इक्वेशन का मतलब तो आप जानते ही हैं सब लोग, रैखिक इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण। डिग्री, डिग्री भी आप जानते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण सीख रहे थे हम, इसमें हमने आपको बता दिया कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल, हमारी इक्वेशन जो लिखी होती है वो किस तरह से लिखी होती है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। अब हम कुछ टर्म सीखते हैं जो मैंने अभी बताया, पेयर्स यानी कि युग्म। ठीक है, अब पेयर्स और युग्म की बात करें तो हमारे पास कम से कम कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए, हमारे पास कम से कम दो इक्वेशंस होनी चाहिए। ओके, कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए, दो इक्वेशंस होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले इक्वेशन लिखी, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। अच्छा देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, क्या मैंने जो वेरिएबल्स हैं, हमारे वेरिएबल्स कौन से हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, इनके आगे जो मैंने ये कोएफिशिएंट लिखे हैं ये मैंने वन वन करके लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब मैं दूसरी इक्वेशन लिखूंगा तो उसमें हो सकता है इनके आगे के जो कोएफिशिएंट हैं वो डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया ए टू एक्स, ये दूसरी इक्वेशन है, पर हमारे वेरिएबल तो चेंज नहीं होने वाले ना, वो तो वही रहेंगे एक्स और वाई। ठीक है, प्लस बी टू वाई, कॉफिशियंट चेंज हो सकते हैं, प्लस सी टू इक्वल टू 0। तो ये मेरी दो इक्वेशंस हो गई। ठीक है, पहली इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे किसकी, युग्म की यानी कि पेयर की। तो इन दो रेखिक समीकरण है, दोनों रेखिक समीकरण है, दो चर वाले रेखिक समीकरण, इनका जो युग्म है, पेयर है, वो कैसा होगा ये हमें पता करना है। ठीक है, युग्म या फिर पेयर, हिंदी में कह लेते हैं युग्म और इंग्लिश में हम कह देते हैं इसे पेयर। ठीक है, PAIRS, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, ठीक है, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें निकालनी है, तो सबसे पहला पेयर होता है हमारा संगत। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत ना हो अगर वो देख रहे हैं इस वीडियो को। संगत, संगत का मतलब हो गया कंसिस्टेंट। ठीक है, युग्म लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो समझ जाएंगे ना। ठीक है, संगत युग्म यानी कि कंसिस्टेंट पेयर्स, कंसिस्टेंट
पेयर्स, कंसिस्टेंट पेयर्स। अब अगर ये पहली चीज हमने कही कंसिस्टेंट पेयर, तो ये कंसिस्टेंट कब होंगे? कंसिस्टेंट होंगे तब जब इनका जो दोनों इक्वेशंस है उनसे जो हमारा सॉल्यूशन निकले ओनली वन सॉल्यूशन निकले, ठीक है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू एक ही निकले, एक से ज्यादा ना निकले, ठीक है, कम से कम एक सॉल्यूशन हो। तो हम लिख देते हैं ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब तो समझ गया ना, हल, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले केवल केवल एक ही हल, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी देखते चले, तो उनको हम कंसिस्टेंट पेयर कहते हैं अगर सिर्फ हमारा ओनली वन सॉल्यूशन निकले। सेकंड हमारा क्या होता है? सेकंड है हमारा इनकंसिस्टेंट, यानी कि असंगत, असंगत, यानी कि इनकंसिस्टेंट, आई एन और बाकी का पूरा जो वो है इनकंसिस्टेंट। देखिए हिंदी मीडियम वाले अगर इंग्लिश में भी लिख देते हैं ना तो उनको नंबर अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में लिख देंगे तो उनका क्या होगा, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। इनकंसिस्टेंट पेयर यानी कि असंगत, इसका मतलब ये संगत का उल्टा होगा, ठीक है। जब हम वहां ओनली वन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, बिल्कुल इसका उल्टा, यानी कि सॉल्यूशन ही नहीं होगा, कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है, यानी कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। जब कोई सॉल्यूशन ना निकले तब हम उनको कहते हैं असंगत पेयर, यानी कि इनकंसिस्टेंट पेयर, कोई हल ना निकले, निकले, ओके। आगे अब थर्ड वाला जो रह गया वो क्या है आपका? थर्ड वाला है आपका, एक मिनट, थर्ड वाला जो है आपका उसे हम कहते हैं मिश्रित, मिश्रित यानी कि डिपेंडेंट, सॉरी आश्रित, मिश्रित नहीं, आश्रित, आश्रित का ही तो मतलब होता है डिपेंडेंट, आश्रित, ठीक है। आश्रित का मतलब है डिपेंडेंट पेयर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट पेयर्स। डिपेंडेंस पेयर का क्या काम होता है, कब निकलेंगे डिपेंडेंट? जब हमारा वन सॉल्यूशन निकला तो वो हो गया कंसिस्टेंट पेयर, जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया इनकंसिस्टेंट पेयर। जब हमारा कई सारे यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकले, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तब हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट पेयर्स, ठीक है। अनगिनत सॉल्यूशन, अनगिनत हल, अनगिनत हल, ठीक है, ओके, याद रखना। तो जब हमारे कई सारे सॉल्यूशन निकलते ही जाएं तो वो कहलाते हैं डिपेंडेंट पेयर्स, ठीक है। जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकले तब कहलाता है हमारा इनकंसिस्टेंट पेयर, और जब हमारा एक सॉल्यूशन निकले, सिर्फ एक सॉल्यूशन निकले, तब कहलाता है हमारा कंसिस्टेंट पेयर, ठीक है। तो ये तो हो गई पेयर की बात। अब हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? भाई हम सॉल्यूशन निकालेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि ये कंसिस्टेंट पेयर है, कि ये इनकंसिस्टेंट पेयर है, या ये डिपेंडेंट पेयर है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालने। तो सॉल्यूशन निकालने के भी दो तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका होता है, एक मिनट रुकिएगा, तो अब हम देखते हैं कि इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, क्योंकि जब हमें सॉल्यूशन पता होगा तभी हम बता सकते हैं कि पेयर्स कैसे हैं, संगत हैं, असंगत हैं, या फिर आश्रित हैं, यानी कि कंसिस्टेंट हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, या फिर डिपेंडेंट पेयर्स हैं, ओके। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड, ओके, यानी कि आलेखीय विधि। आलेखीय विधि का मतलब है कि हम जब किसी ग्राफ पर
हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि ये जो हम इक्वेशन लिखते हैं ये एक तरह से लाइन होती है, ठीक है। यानी कि अगर मैंने इक्वेशन लिखी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन ये हो गई, तो ये भी एक लाइन है। और दूसरी इक्वेशन में लिखूं a2x प्लस b2y प्लस c2, तो ये भी क्या है, ये भी हमारी एक लाइन है, ठीक है। दोनों ही क्या है, हमारी लाइन है। ओके, तो ग्राफिकल मेथड हमारा ये कहता है कि अगर हम कोई लाइन बनाएंगे, मान के चलिए मैंने इस पर एक लाइन बनाई, ठीक है। ये हमारा एक्स एंड ये हमारा, सॉरी, एक्स एंड वाई, एक्स हमारी नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्स और ये हमारा वाई, ठीक है, वाई लाइन है, ठीक है, एक्स एक्सेस एंड वाई लाइन, वाई एक्सेस। अब यहाँ पर हमने ये लाइन बनाई है तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होगी। ऐसी मैंने अगर दूसरी लाइन बनाई तो ये भी इस लाइन को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, या हो सकता है ये मेरी बिल्कुल पैरेलल निकलना है, एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, ठीक है। तो दोनों लाइन देखो, दोनों लाइन में कितना गैप है और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, यानी कि ये गैप बना ही रहेगा इनमें, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि लाइन बिल्कुल उसके ऊपर ही जाए, कोइंसिडेंट, ठीक है। तो ये हमारी दोनों क्या है, लाइंस है, क्या है ये हमारी लाइंस। इन लाइन से हमारे जो कोऑर्डिनेट या फिर जो हमारे कोफिशिएंट निकल के आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं। पहले वाले से निकल के आया a1 b1 एंड c1, ठीक है। दूसरे वाले से निकल के आए हैं a2 b2 एंड c2। अब इसमें हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा ओनली वन सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो वो हम पहचानेंगे इनके कोफिशिएंट के रेशियो से, ठीक है। ओके, यानी पहला रेशियो हो गया a1 अपॉन a2, दूसरा रेशियो हो गया b1 अपॉन b2, तीसरा रेशियो हो गया c1 अपॉन c2, ठीक है। ये तीन रेशियो हो गए, ओके, तीन रेशियो हो गए। अब हम इनको ही कंपेयर करके पता करेंगे कि हमारा सबसे पहले वन सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, या हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, या फिर हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे, ठीक है, अनगिनत सॉल्यूशन निकलेंगे। तो सबसे पहला आता है बारी, सबसे पहली बारी आती है किसकी, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ओनली वन सॉल्यूशन कब निकलेगा हमारा, जब हमारा ये रेशियो क्या होगा, इन रेशियो का जो पेयर हम बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे कि हमारा जो a1 a2 का रेशियो और b1 b2 का रेशियो है, ठीक है। एक रेशियो हो गया a1 a2 का, एक रेशियो हो गया b1 b2 का, तो ये रेशियो हमारे इक्वल टू नहीं होने चाहिए। अगर ये रेशियो हमारे इक्वल टू नहीं है तो हमारी जो दोनों लाइन है, लाइन वन, ठीक है, लाइन वन एंड लाइन टू, ये हमारी दो लाइन है, ठीक है। ओके, तो ये दोनों लाइन क्या करेंगी, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। जब इंटरसेक्ट करेंगी तभी हमारा सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लाइन, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, ओके, लाइन इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट, ठीक है। तो जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारा सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन निकलता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको ग्राफ बनाकर दिखा देता हूँ। मैंने ये ग्राफ बनाया, मैंने एक्स और वाई टर्म बनाई, ये वाई और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। ओके, अब हमारी एक लाइन बनी कौन सी, मान के चलिए हमने ये एक लाइन बनाई इस तरह से, ठीक है। ओके, दूसरी हमारी एक लाइन बनी जो हमारे इस बीच में से निकल, अब ये एक लाइन वन है, एक लाइन है, ये आपस में एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और वो पॉइंट है ये। तो सिर्फ हमारा कौन सा सॉल्यूशन निकलेगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक। ओके, तो जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, आपके क्वेश्चन में अगर ऐसा आया हो कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, ठीक है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर, तो हमारा क्या निकलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। अगर हम रेशियो से पता करना चाहें तो हम रेशियो से कैसे पता करेंगे, हमने a1 a2 का रेशियो लिया, b1 b2 का रेशियो लिया, अगर वो दोनों एक दूसरे के इक्वल टू नहीं है
तो हमारा क्या निकलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, सेकंड हमारा क्या था, सेकंड था हमारा नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन कब नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। ऐसी कंडीशन कब बनेगी, जब हमारा क्या होगा, ये जो रेशियो है, ठीक है, इन रेशियो में से दो रेशियो तो क्या हो, इक्वल टू हो, यानी कि A1 A2 का रेशियो हमारा क्या हो, इक्वल टू हो, A1 अपॉन A2। ठीक है, इक्वल टू B1 अपॉन B2, यानी x के कॉफिशिएंट और y के कॉफिशिएंट के रेशियो इक्वल टू हो। ठीक है, बट जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है यानी C1/C2, ये हमारा इनके रेशियो के इक्वल ना हो। ठीक है, यानी C1/C2 का रेशियो A1/A2 और B1/B2 के रेशियो के बराबर ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और ऐसी कंडीशन में लाइन क्या होंगी, पैरेलल्स होंगी। क्या होंगी, लाइंस पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे लाइंस क्या थी, इंटरसेक्ट कर रही थी, और यहाँ पर क्या होंगी, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल वाली कंडीशन में जो हमारा लाइंस में है कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जैसे जैसे अभी मैंने ग्राफिक्स देखा था, तो ग्राफ में हमने क्या किया था, हमने इंटरसेक्ट करवाया था। अगर ये लाइन इस तरह से निकल जाए, लाइन 1 एंड लाइन 2, पहली लाइन ये रही, ठीक है, और सेकंड लाइन ये रही। ठीक है, अब देखिए दोनों लाइन में गैप है, क्या ये एक दूसरे पर कहीं भी इंटरसेक्ट कर रही है, या कहीं भी मिल रही है। अगर कहीं नहीं मिल रही है तो हमारा कोई सॉल्यूशन बन सकता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं बन सकता है। ठीक है, अब इसी तरह से हम जो नेक्स्ट था हमारा क्या है, ओनली वन सॉल्यूशन हो गया, नो सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा थर्ड है वो हमारा क्या है, वो है मेनी सॉल्यूशन, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, बताइए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब होगा जब हमारा कंडीशन कौन सी बने, देखिए यहां पर जब नो सॉल्यूशन निकला तो दोनों इक्वल थे, ए वन ए टू का रेशियो और B1 B2 का रेशियो इक्वल इक्वल था। ठीक है, बट C1 C2 का रेशियो इक्वल नहीं था, तब तो नो सॉल्यूशन था, एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा था। अगर तीनों ही इक्वल हो जाए, ठीक है, यानी क्या हो जाए, A1 A2 का रेशियो, ठीक है, B1 B2 का रेशियो एंड C1 C2 का रेशियो, ये क्या हो जाए, इक्वल टू हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारे कई सारे सॉल्यूशन बनेंगे। और ऐसी कंडीशन आती है तब हमारी लाइंस क्या होंगी, तब हमारी लाइंस होंगी कोइंसिडेंट, यानी एक दूसरे के ऊपर बनी हुई। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ओके, ठीक, इनको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्ट करती हैं यानी कि प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद। ठीक है, तो जो लाइन प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को वो कहलाती है हमारी इंटरसेक्ट वाली लाइन। उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन निकलेगा, और ये कंडीशन बनती है जब हमारा A1 A2 का रेशियो और B1 B2 का रेशियो हमारे क्या हो, इक्वल टू नहीं हो। ठीक है, दूसरा होता है पैरेलल लाइंस, यानी कि समांतर। समांतर कब बनती हैं, जब हमारे A1 A2 यानी कि x और y के रेशियो जो हैं वो हमारे इक्वल टू हो, और C1/C2 का रेशियो हमारा इक्वल टू ना हो। ठीक है, ओके, कोइंसिडेंट यानी कि संपाती, इसको हम हिंदी में कहते हैं संपाती। संपाती कब बनती हैं, जब हमारी क्या कंडीशन बने, ये तीनों रेशियो जो हैं A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये क्या हो, हमारे इक्वल हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मेथड जो आता है हमारा वो है हमारा एल्जेब्रिक मेथड। ओके, तो नेक्स्ट जो मेथड है वो है हमारा एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, यानी कि बीज गणितीय विधि। एल्जेब्रिक मेथड में क्या होता है कि हम एक्स और वाई की डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। ओके, और उससे हम पता करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस तरह का है। ठीक है, जो पेयर्स हमारे बनेंगे वो किस तरह के बनेंगे। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं वो देखिए। सबसे पहला जो इसमें मेथड मेथड आता है एल्जेब्रिक मेथड में, वो आता है आपका मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। मेथड ऑफ
देखिए कहीं कहीं मेथड की स्पेलिंग गलत होगी तो उस पर ज़्यादा वो मत करना, ठीक है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर हम अंग्रेजी पढ़ रहे होते तो हम ध्यान देते। थोड़ी बहुत तो गलती हो जाती है मैथ में, ठीक है, तो इंग्लिश में तो गलती हो ही जाती है। हम मैथ के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश की नहीं, सॉरी, ठीक है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन विधि। ओके, अब प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या हो गया बताइए। प्रतिस्थापन विधि का मतलब है कि एक वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल में बदल दें। प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन विधि। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने दो इक्वेशन ली, ठीक है, मैं को एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक। हमने लिया एक इक्वेशन ली मैंने, कोई सिंपल सी इक्वेशन ले लेता हूँ, ठीक है। ए, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया x प्लस, एक्स प्लस की जगह यहाँ माइनस ले लेते हैं, ठीक है, आसानी होगी थोड़ी बताने में। x माइनस वाई इक्वल टू 2। ओके, ये हमारी एक इक्वेशन है। x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। पहली इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब मैं यहां से क्या करूंगा, प्रतिस्थापन विधि कहती है कि मैं किसी भी एक वेरिएबल को चेंज कर दूं, यानी कि मैं x को यहां से चेंज कर दूं, x को यहीं पर रहने दूं और y को उधर ले जाऊं, तो क्या होगा, y को उधर ले गए तो ये 2 के साथ आएगा, यहां पर माइनस में है, यहां पर प्लस में हो जाएगा। अब यहां से हमें किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू पता चल गई। x की वैल्यू को हम किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में जैसे हमने पुट किया तो हमने x की वैल्यू को पुट कर दिया, जो कि हमारी कितनी है, 2 प्लस वाई। तो हमने पुट कर दिया 2 प्लस वाई। अब पूरी इक्वेशन हमारी किस में हो गई, y में हो गई, ठीक है, इक्वल टू। ओके, अब यहां से क्या हुआ, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा सॉल्व होके वाई और वाई 2y हो गए, ठीक है। जो हमारा 2 था वो इधर आया, यानी इक्वल टू 2 माइनस 2। जब 2 माइनस 2 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0, ठीक है। 2 माइनस 2 हमारा 0 हो जाता है ना, जब 0 हो जाता है तो यहाँ से y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब y की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x इक्वल टू 2 प्लस 0, यानी कि x इक्वल टू, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज कर देंगे और उसे इक्वेशन में पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिस्थापन विधि किस तरह से इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम आते हैं वो है हमारी विधि, सॉरी, उसको हम कहते हैं विलोपन विधि, यानी कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ठीक। क्या कहते हैं हम इसे, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, ठीक है। अब मेथड ऑफ एलिमिनेशन में क्या होता है हमारा, थोड़ा पेन पे थोड़ा दिक्कत दे रहा है, ओके, ठीक है, हो गया सही। फिर इसको रफ कर दूं मैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन में क्या होता है, हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि उसे कैंसिल कर देते, कट ही कर देते पूरा इक्वेशन। अब कैसे करेंगे देखिए, मैंने दो एग्जांपल, मैंने जो अभी इक्वेशन ली थी हम उन्हीं को ले लेते हैं, ठीक है, उन्हीं को ले लेते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है, एंड x माइनस वाई इक्वल टू। अब यहां से क्या होगा कि हमारी अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देखें तो उनको हम ऐड कर दें, ठीक है। अगर हम उनको ऐड कर दें तो हमारा एक टर्म हट जाएगा, कौन सा, y वाला। हमने क्या किया, इनको ऐड किया,
ऐड किया तो यहाँ पर तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पर भी माइनस रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक है? इसको हम अगर लिखें सही तरीके से, तो मैं थोड़ा ऐसे ऊपर कर दूं पहले, आपको समझ में आ गया। मैं आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन बता रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ओके। मैंने यहाँ पर लिखा, इसको ऐड कर दिया, x प्लस वाई। ठीक है, अब नीचे वाली इक्वेशन आई तो प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 + 2, यही तो हो रहा है। y से y कैंसिल हो गया, ठीक है, तो एक एलिमिनेट हो गया, एक वेरिएबल हमारा एलिमिनेट हो गया, बचा गया ये x वाला। दोनों को ऐड करेंगे, कितना आया 2x। 2x इक्वल टू यहाँ कितना हो गया 2 + 2 यानी कि 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगी, 2 से ये गया 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। ओके, अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको क्या आ जाएगी y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, सॉरी विलोपन विधि, या फिर एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हिंदी में कहते हैं हम विलोपन विधि। ओके, अब जो थर्ड इसमें थर्ड और लास्ट मेथड बचा है वो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो उसको और बता देता हूं मैं। तो ये आपका जो इंट्रोडक्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, जो आपका लास्ट मेथड है वो है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए समझने में। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बता दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमने दो इक्वेशंस ली। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ये तभी होती है जब हमारा सॉल्यूशन क्या निकल रहा हो, ओनली वन सॉल्यूशन निकल रहा हो, ओनली वन सॉल्यूशन। और वो आप पता कैसे करेंगे, A1 A2 और B1 B2 के रेशियो से। ठीक है, अगर वो उनका रेशियो इक्वल टू नहीं होगा तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम आराम से निकाल सकते हैं। यानी इक्वेशन हम लिख दें कौन सी, A1 x, देखिए A1 का मतलब है कि वो इसका x का कोफिशिएंट है, B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन, A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ओनली वन सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन थी हमारी, हमारी कंडीशन थी कि A1 A2 का रेशियो इक्वल टू नहीं होगा, नॉट इक्वल टू होगा इसके B1 बाई B2 के रेशियो के। ठीक है, तभी हमारा ओनली वन सॉल्यूशन निकलेगा। ओके, अब सॉल्यूशन निकालना है यानी x और y की वैल्यू निकालनी है, तो उससे पहले आपको कुछ चीजें निकाल के रखनी पड़ेंगी। जैसे कि पहले तो आपको रखना पड़ेगा मेन इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, x और y का। ठीक है, x और y के कोफिशिएंट का, यानी कि A1 B2, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, या फिर B1 कुछ भी लिख दीजिए, A2 इंटू B1। ठीक है, तो पहली तो ये टर्म हो गई, इसको हम कह देते हैं क्या कहते हैं, तो हम L बोल देते हैं। ठीक है, अब हमने M निकालना है, यानी कि ये होगा हमारा B और C का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अभी हमने इन दोनों का किया था। ठीक है, अब हम करेंगे B एंड C का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, B1 C2, B1 C2, B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा N निकाल लेते हैं। ये क्या होगा, जब A1 B1 का मल्टीप्लाई हो गया, C1 B1 C1 का हो गया, तो अब हमारे C और A के मल्टीप्लाई रह गए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1। ओके, ये तीनों चीज निकालने के बाद अब आपको बस x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x की वैल्यू x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू, हमने क्या निकाला, जब x की वैल्यू निकालनी है तो हम x के टर्म को क्या कर देते हैं, यहाँ से छुपा देते हैं। जब हम छुपा देंगे तो हमारे क्या रह गए, b और c वाले टर्म्स रह गए। तो सबसे पहले हम ऊपर लेंगे m की वैल्यू, यानी कि b1 c2 माइनस b2 c1, और नीचे हम लेंगे l की वैल्यू, यानी कि a1 b2 माइनस a2 b1।
तो हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब हमें निकालना है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू के लिए अगर हम निकालना है तो आप क्या कीजिए, अब y के जो टर्म है उसको आप क्या कर दीजिए, उसको आप छुपा दीजिए। ठीक है, यानी मैं y के टर्म को छुपा देता हूं। मैंने y के टर्म को छुपा दिया। ओके, y के टर्म को छुपा दिया तो अब हमारे कौन से बच गए, a1 और c1 वाले बच गए। जब यही बच गए तो हम क्या करेंगे, बस इनकी वैल्यू रख देंगे। a1 c2 वाले ये रहे, यानी कि n की वैल्यू ऊपर आएगी, और यहां पर भी हमने l की वैल्यू नीचे ली थी तो यहां पर भी हम l की वैल्यू ही नीचे लेंगे। और हमारा क्या होगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बस आपको क्या करना है, इन चीजों को सबसे पहले निकाल के रख लेना है। ठीक है, ओके, तो कैलकुलेशन में क्या है, दिक्कत नहीं होगी, आराम से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो इंट्रोडक्शन था चैप्टर थ्री का, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो कंप्लीट हो गया। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे इनके सॉल्यूशंस, किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो अगर किसी ने अभी तक शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन पे पुश कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसमें और जो डिटेल है वो दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड वेट फॉर अ नेक्स्ट वीडियो।